हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस आई होप आप लोगों का ये जो CS एंट्रेंस का एग्ज़ाम है CSEET उसकी तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और नहीं चल रही तो यहाँ पे आ जाओ यार। यहाँ पे आप लोगों को सारे CSEET के नोट्स प्लस MCQs अवेलेबल है। चैप्टर वाइज हर मॉड्यूल के नोट्स अवेलेबल है प्लस MCQs अवेलेबल है। यहाँ पे मैं इतने MCQs करवाती हूँ जिससे क्या होगा, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी होगी। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम देते हुए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 4 है उसके लीगल एंड अदर अफेयर्स वाले चैप्टर का टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसका आज पार्ट फर्स्ट ही स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर वाला कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे आप लोग को पता है सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट से सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो टॉप कोर्ट जो होगा वो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, विच कोर्ट इज कॉल्ड एज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशली रिव्यू। मतलब जो किसी दूसरे कोर्ट ने आंसर दिया है, जुडिशरी डिसीजन दिया है, वो उसको भी चेंज कर सकता है। तो ऐसा कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। आंसर है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये फाइनल कोर्ट, इसने बोला था फाइनल कोर्ट। तो फाइनल कोर्ट कौन सा है? फाइनल कोर्ट हमारा क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया इज द डैश स्टेट, यूनिटरी, फेडरल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। इंडिया जो है यूनिटरी मतलब एक सिंगल है, हाथ में नहीं है। फेडरल है, फेडरल मतलब क्या बोलते हैं वो, डेमोक्रेटिक है। सॉरी, ठीक है, एकदम से वर्ड एकदम से स्किप हो गया था माइंड से। डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब लोग यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं। यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, और आपको जो गवर्नमेंट चाहिए वही आप अपना सकते हो। तो यूनिटरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, the highest constitutional court, that is Supreme Court, possesses the following power: review, revision, reference या all of the above। तो चेक करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव। रिव्यू कैसे हो सकता है कि अगर मान लो हाई कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया है, उस डिसीज़न को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिवीजन, अगर हमको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है या छोटी कोर्ट किसी ने भी कोई डिसीजन दिया वो सही नहीं है, तो रिवीजन कर सकते हैं। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट वाले जो होते हैं, जज होते हैं, वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे को आप रेफ़र कर सकते हो कि आप ये चीज़ की चेकिंग करो। मतलब कुछ भी चीज़ आप किसी दूसरे से भी पूछ सकते हो। तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक बात है कि मेरी जो क्वेश्चन कराने की स्पीड होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चंस कराने हैं। लेकिन आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर सही है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो आप लोग रीज़न जानना कि क्यों गलत है हमारा आंसर। ठीक है, और आप लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी है। आप लोग टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे CS वर्ल्ड के नेम से एक मेरा चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अच्छा, इस पे मैं नीचे लिंक दे दूँगी उस चैनल का, तो आप लोग उससे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, इंडिया इज़ द फेडरल स्टेट एंड हैज़ अ सिंगल एंड जुडिशली सिस्टम। ठीक है, तो एक फेडरल है मतलब दो तरफ चलती है, सिंगल एंड जुडिशल सिस्टम, डाइवर्सिफाई, यूनिफाइड, डेमोक्रेटिक या ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। यूनिफाइड सिस्टम है मतलब हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो एक तरफा ही चलता है। ठीक है, चले। इंडिया हैज़ डैश स्ट्रक्चर, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर या 4 टायर। तो चेक करते हैं। इंडिया में 3 टायर होते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारा क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। एक सेकेंड,
सबसे पहले हमारा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 3 टायर चलता है इंडिया में। नेक्स्ट, हु इज़ ऑथोराइज टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलेशन है वो कौन बनवाता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या CGI। तो देखते हैं, प्रेसिडेंट बनाता है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट, द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इंक्लूड, अब तो आप लोगों को आंसर मिल ही गया होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर Part 1 the Union and the Chapter 6 the Union Judiciary, Part 2 the Union and Chapter 5 the Union Judiciary, Part 5 Chapter 6। ठीक है, और Part 5 Chapter 5। ठीक है, मतलब कोई सा भी इसमें से होना एक चीज़। किसमें है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट के, तो देखते हैं। तो किसमें, Part 5 में, Chapter 6 में। ये थ्योरी आपको सिंपल लर्न ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस। ठीक है, तो कंसल्टेशन किस चीफ जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हैं, ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है या पार्टली फॉल्स है। तो चेक करते हैं, फॉल्स है, क्योंकि अगर आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करो तो CJ की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, चीफ जस्टिस जो होता है वो कहाँ बैठता है, हाई कोर्ट में बैठता है, लेकिन उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है, मतलब उससे पूछा जाता है, कंसल्टेट किया जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, द अपेक्स कॉस्ट अंडर द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट also asks the Union Environment and Ministry to form high-powered committee by to look into the environment concern। किसको बोला था इस हाईवे के लिए कि environment concern से related सारी चीज़ों को देखो, हेल्थ मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को बोला था क्योंकि देखो हेल्थ मिनिस्ट्री तो हेल्थ देखेगी, डिफेंस हमारे को प्रोटेक्शन देगी, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि मिनिस्ट्री किसको बोल रहा है, एनवायरनमेंट कंसर्न्स के लिए बोला। तो एनवायरनमेंट कंसर्न्स के लिए क्या होगा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री होगी वो होगी हमारी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट, under which article in part 5 of the constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, power and procedure of the supreme court। कौन से पार्ट 5 अभी पढ़ा था ना, ये अभी अपन ने पढ़ा भी था, कहाँ गया, ये पार्ट 5 और चैप्टर 6 का था। ठीक है, तो इस पार्ट 5 और चैप्टर 6 में कौन सा आर्टिकल है जो पावर और प्रोसीजर से डील करता है, आर्टिकल 120 से लेके 147 तक, आर्टिकल 124 से लेके 157 तक, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, आर्टिकल 111 से लेके 184 तक। चेक करें, आंसर इज द आर्टिकल ऑफ 124 से लेके 147। इसको बिल्कुल थॉरोली लर्न ही करना पड़ेगा। चले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन डैश जस्टिस। तो इसमें CJI होता है और कितने और जजेस होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो हमारा आंसर है 7। यहाँ पे 7 जजेस और होने चाहिए। ठीक है, चाहिए, हो या नहीं हो ये एक अलग बात है, बाकी होने चाहिए। ठीक है, द jurisdiction of Supreme Court of India can be broadly classified into original jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction या फिर all of the above। तो चेक करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब एक पर्सन डायरेक्ट किसके पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ये कौन सा जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर कोई पर्सन पहले हाई कोर्ट पे गया,
वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो वो हो गया एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी, किसी को एडवाइस देना हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है, तो वो हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट सब करता है, डायरेक्ट अपील भी लेता है, कोई पर्सन हाई कोर्ट से डिससेटिस्फाइड है तो एपीलेट भी लेता है और एडवाइजरी भी देता है। चले, अ बेंच कंप्राइज जस्टिस रोहिंटन, फाली, नरीमन एंड मॉडिफाइड एन अर्लियर ऑर्डर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन द केस ऑफ चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। तो एक बेंच बैठी थी जिसमें कौन बैठे थे, रोहिंटन, फाली, नरीमन बैठे थे। उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या किया था, चेंज किया था कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, मतलब कुछ चेंज किया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो वो कौन थे, रविकांत थे, शशिकांत थे, सूर्यकांत थे या रमाकांत थे। तो ये कौन थे, सूर्यकांत, ठीक है। ये आप लोग को बस यहीं तक याद करना है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, एज पर द डिसीजन अंडर चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट द कमिटी शेल होल्ड dash meeting and thereafter to ensure compliances and may suggest any further measure after each review meeting, ठीक है। तो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट बनने के बाद हमने बोला था कि एक कमेटी बैठेगी हर कितने महीने में, वो बताएगा, और वो क्या देखेगी, डिसीजंस देखेगी कि हमारा जो एनवायरनमेंट का है काम वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जो है वो काम सही तरीके से संभाल रही है नहीं संभाल रही। तो वो मीटिंग कितने टाइम में होनी चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या फिर नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, क्वार्टरली होगी, ठीक है, हर 3 मंथ्स में वो मीटिंग होगी ताकि फॉरेस्ट मिनिस्ट्री का भी काम चेक किया जा सके। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बिल of 2019 has added how many judges to its strength? 3, 4, 7, none of the above. तो अभी हमारे यहाँ पे 4 जजेस और भी बढ़ाए गए हैं, ठीक है, 2019 में, ठीक है। चले, आफ्टर पासिंग बिल 2019 द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट आर 31, 32, 34, 36, ठीक है। तो पहले जो थे हमारे पास 30 थे, अभी 4 ऐड कर दिए, तो अब कितने हो गए, 34। पहले 30 थे, अभी कितने हो गए, 4, तो कितने हो गए, 34, ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज, पहले कितनी फिक्स्ड की थी, मैंने बोला था 7 होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे 30 हो चुके हैं, तो 30 और +4 अभी और ऐड किए तो टोटल 34 हो चुके हैं। तो 1 चीफ जस्टिस एंड 5 अदर जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 6 अदर जजेस या नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस को फिक्स किया था ओरिजिनली, लेकिन अभी तो 34 हो चुके हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द, ये तो आपको आंसर आता ही होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। द कंसल्टेशन विद द डैश इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, चीफ जस्टिस की चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए या नन ऑफ दी अबव। तो आंसर बताएं, चीफ जस्टिस की। गाइस ये अच्छा मौका है आप लोग के पास, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप लोग को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उसको 2-2 बार 3-3 बार देखो, ताकि आप लोगों को यहीं से सब कुछ याद हो जाए, क्योंकि जनरल नॉलेज तो तभी होएगी जितने ज़्यादा हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट क्लियर द डेस्क फॉर द डैश ड्यूरिंग अगस्त 2019। किसकी डेस्क मतलब करा था, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेतु भारतम प्रोजेक्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, तो चारधाम वाली प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसी के लिए बैठी थी, तो वही है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट क्लियर द डेस्क फॉर द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अगस्त 2019।
विच विल कनेक्ट 4 हॉली प्लेसेस, 4 चरणों को जोड़ेगी, ऑफ थ्रू 900 किलोमीटर्स ऑल रोड। मतलब ये जो हाईवे बन रहा है वो 4 हॉली प्लेसेस को जोड़ेगा। अब वो हॉली प्लेसेस कहाँ पे है? हिमाचल में, उत्तराखंड में, बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। तो उत्तराखंड की जोड़ रहा है। वहाँ से भी आप लोग देखना चार धाम वगैरह वहीं पे ही है ज़्यादातर। सब्सटेंशियल पोर्शन मीन्स, ठीक है, लिटिल, लार्ज, मेजर, नन ऑफ दी अबव। ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आपकी बुक का, क्योंकि दिखता छोटा है लेकिन बड़ा धमाका है। तो मेजर है यहाँ पे आपकी मॉड्यूल में, सब्सटेंशियल पोर्शन को मेजर बोला गया। द वैल्यू ऑफ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड लैंड विल बी इवेल्युएट ऑन द डेट। अगर आपने कोई ऐसी लैंड दी है जिसके पूरे पैसे नहीं दिए लेकिन सब्सटेंशियली दे दिए, तो उसकी वैल्यू कौन से दिन को डिटरमाइन करेंगे? अलॉटमेंट के दिन, ट्रांसफ़र के दिन, परचेज के दिन, या नन ऑफ दी अबव। तो देखते हैं। अलॉटमेंट के दिन हम लोग ये वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। मतलब जिस दिन वो लैंड आपको अलॉट होएगी उस दिन की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। Accused charged with food adulteration cannot be acquitted merely because deficiency was marginal मैटर रिलेटेड टू व्हाट केस, ठीक है। मतलब ये केस में फंसा हुआ था फूड अडल्ट्रेशन के बेस में कि आपने गंदा खाना खिला दिया, लेकिन आप उसको इसी केस में नहीं फंसा सकते कि डेफिशिएंसी वॉज मार्जिनल, मतलब छोटी सी थी डेफिशिएंसी। वो कौन सा केस था? राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, हंस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, नन ऑफ दी अबव। तो चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर है राजकुमार एंड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें ये फूड अडल्ट्रेशन में फंसा था, लेकिन इसका जो डेफिशिएंसी थी वो मार्जिनल थी, छोटी सी थी, तो आप उसको एकदम से उसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगा सकते। तो आपको इस केस स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न करना पड़ेगा। इन आइटम्स लाइक मिल्क विच इज़ फूड अंडर द आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, it is not necessary to also prove that the food item has become unfit for human consumption nor injurious to health, ठीक है। तो आप लोगों को प्रूव करना है कि जो फूड है वो अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, ठीक है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग प्रूव करें, क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है, हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अडल्ट्रेटेड है या अनअडल्ट्रेटेड है, ठीक है। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है गाइस, ये गलती से आ गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये है प्राइमरी प्रोडक्ट। आपको इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये है ना कहते हैं अनफिट है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है और ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द अपेक्स कोर्ट ऑल्सो आस्क्स द डैश टू फॉर्म द हाई पावर कमेटी बाय टू लुक इनटू एनवायरनमेंट कंसर्न, ठीक है। कौन सी कोर्ट ने बिठाया था? कौन सी मिनिस्ट्री बिठाई थी? यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, बोथ ए एंड बी, या ना? अभी पढ़ के आया था ना, कौन सी मिनिस्ट्री देखी थी? फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे दोनों को बोला था आई थिंक, ठीक है। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को भी बोला था, यूनियन एनवायरनमेंट वालों को भी बोला था, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री थी और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, इसलिए हमने फॉरेस्ट मिनिस्ट्री लिया था, ये दोनों लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अ बेंच कंप्राइज, गाइस यहाँ पे ना आंसर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आना चाहिए मेरे ख्याल से, यूनियन एनवायरनमेंट नहीं आना चाहिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द बेंच कंप्राइजेस जस्टिस डैश मॉडिफाई एन अर्लियर ऑर्डर। अभी पढ़ा था ना ये किसका ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर करा था, कौन था? रोहिटन फाली नरीमन था, सूर्यकांत था। अभी पढ़ के आए थे बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द। यार ये तो आज मज़े ही आ गए, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। तो कौन था? दोनों थे, ठीक है। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर द आरबीआई। इसका आंसर वहाँ से देख लेना जो पहले किया था, ठीक है। जो भी था पहले वाला वही देख लेना, ठीक है, यहाँ से मत देखना। नेक्स्ट, डैश रिसीविंग द सब्सटेंशियल फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कम अंडर आरटीआई एक्ट।
ठीक है, कौन ऐसा है, देखो आरटीआई का एक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बता देती हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो, लेकिन किसी पर्सन की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, किसी प्राइवेट कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको कोई दूसरी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ज़रूर देंगे विदाउट एनी फीस, ठीक है। थोड़ी सी अगर नॉमिनल फीस है तो वो चार्ज करेंगे, बाकी नहीं करें। तो ये कह रहा है कि अगर हम किसी सेक्टर को सब्सटेंशियल फाइनेंस कर दे, मतलब उस सेक्टर को अपन अंदर ले ले, तो वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, तो वो आरटीआई एक्ट के अंदर भी आएगी। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको फाइनेंस कर देंगे हम लोग, तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, और फिर हम उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो अपनी इन्फॉर्मेशन देने वाली नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज या गवर्नमेंट सेक्टर, तो देखते हैं। तो एनजीओज को अगर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है सब्सटेंशियल फाइनेंस करके, तो वो आरटीआई एक्ट में आ जाते हैं, और उन एनजीओज की इन्फॉर्मेशन पब्लिक को गवर्नमेंट दे सकती है। पब्लिक को गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं देती, लेकिन पब्लिक से पब्लिक मांगती है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। इवन गवर्नमेंट रीज़न भी नहीं पूछती कि आप ये चीज़ क्यों मांग रहे हो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इंडिया हैज़ अ डैश जुडिशरी सिस्टम, यूनिटरी, कोएसिव, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो है यूनिटरी, ठीक है, एक तरफा है। द डैश इज द सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इन द स्टेट, इन द स्टेट बोल रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कौन सी है, आंसर ही आ गया है तो, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब तो आप लोगों ने आंसर ही देख लिया। तो इस पर्टिकुलर स्टेट में तो हाई कोर्ट होगी, क्योंकि देखो हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है। राजस्थान की हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट होगी, गुजरात की गुजरात हाई कोर्ट होगी, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र हाई कोर्ट होगी, लेकिन हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ठीक है, और वो पूरे इंडिया की एक ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश ईच स्टेट ऑफ इंडिया शेल हैव हाई कोर्ट, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। वो कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 114, आर्टिकल 214, आर्टिकल 204, आर्टिकल 215। तो चेक करते हैं, आर्टिकल 214 में लिखा है, ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, दे आर डैश हाई कोर्ट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लगा ही देती हूँ। 23, 24, ठीक है, 25 या 20, तो चेक करते हैं। आंसर इज 25, और ये लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 25 मान लेना 100 का 1/4, ठीक है। चले, डैश हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन अमॉन्ग द यूनियन टेरेटरी, देखो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन कौन कौन सी यूनियन टेरेटरी है जिसका हाई कोर्ट है? दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, या ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं। दिल्ली का अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है, वो बगल वाले स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं जाते वहाँ के लोग, ठीक है, अपना उनका एक हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLTA, ठीक है, कम अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? सेक्शन 203, सेक्शन 100, सेक्शन 408, या सेक्शन 401। तो चेक करते हैं। आंसर इज सेक्शन 408, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, NCLT कब से आया? कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, 1 जून 2016, 1 अप्रैल 2017, या 1 जून 2017। चेक करते हैं। 1 जून 2016 से हमारा NCLT आया है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ NCLT सिट इनटू, कहाँ बैठती है जो हेड ऑफिस है उसका? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, या केरला। आपको पता है आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसेस दिल्ली में बन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा हेड ऑफिस है, लोग हर जो बोलते हैं सोसाइटीज़ का, बड़ी बड़ी बैंक्स का, सारा दिल्ली में ही हो रहा है। तो अब ये NCLT भी कहाँ बैठा है? दिल्ली में ही बैठा है। नेक्स्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब NCLAT क्या होता है? अगर कंपनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है
तो आप लोग कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कहाँ लेके जाओगे, NCLT में जाओगे, NCLT में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाओगे, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होते तो इसकी अपील कहाँ लगाओगे, NCLAT एपीलेट में लगाओगे। एपीलेट मतलब जहाँ पे अपील लग सके, ठीक है। वो कब से आया, तो 1 जून 2016, 1 जून 2000, 1 अप्रैल 2016, 1 जून 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017। तो चेक करते हैं। देखो जिस दिन हमारा छोटा बेटा आया था, छोटा बेटा बोले तो NCLT, ठीक है, उसी दिन उसके पापा भी आ गए थे जहाँ पे उसको अपील लगानी थी, तो NCLAT भी उसी दिन आ गया था। NCLAT कौन से सेक्शन में, NCLT किस में था, 410 में। तो देखते हैं 203, 100, 410 या 401। तो चेक करते हैं, 410 में ही है, दोनों सेम सेक्शन में सेम डेट पे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, डैश एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। NCLT की अपील कहाँ लगाई जाती है। देखो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन डाले हैं घुमा फिरा के, तो इससे क्या होगा, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, तो आपको अभी तो लग रहा है हाँ यार ये कितना ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना, NCLT की अपील NCLT में लगाओगे, NCLAT में लगाओगे, हाई कोर्ट में लगाओगे या सुप्रीम कोर्ट में लगाओगे, तो आपको पता ही है वैसे भी NCLAT में लगती है। नेक्स्ट, NCLAT इज़ ऑल्सो एपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि कब से, ठीक है, फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड ऑफ एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम, आया तो कब से था, 1 जून से आया था, लेकिन ये काम करना कब से स्टार्ट हुआ था, 1 दिसंबर 2017, 1 दिसंबर 2016, 1 नवंबर 2016 या 1 नवंबर 2017। तो चेक करते हैं, 1 दिसंबर 2016 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, NCLAT इज ऑल्सो एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, किस किस की अपील ये सुनता है, NCLT की सुनता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की सुनता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की सुनता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये तो सबकी सुनता है अपील, ठीक है। NCLT की भी सुनता है, इंसॉल्वेंसी की भी सुनता है, कमीशन की भी सुनता है, ऑल ऑफ दी अबव इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार आप लोगों को यार ऐसे लग रहा होगा यार क्या कितना पढ़ाएगी, ठीक है, कितने क्वेश्चन कराएगी घुमा घुमा के, इससे क्या होगा, आप लोग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। 3 बार 4 बार 5 बार लेटे लेटे वीडियो देखो, तो इसमें क्या होगा, आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों यहाँ लेके आए, ठीक है। और ये तो मत ही बोलना कि हमसे नहीं होता, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप लोग प्रोफेशनल कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि प्रोफेशनल बंदे ICSI बोलो या ICAI CA बोलो या CS बोलो, पढ़ना तो है ही यार। चेयरमैन ऑफ NCLAT कौन है, ठीक है, D सुब्बारमो, सेकेंड श्री SJ मुखोपाध्याय, नेक्स्ट उज्जित पटेल या नन ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं कौन है, SJ मुखोपाध्याय, ये लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ICSI फंक्शन अंडर द जुरिस्डिक्शन, ICSI ये जो बच्चों को CS बनाता है वो किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ A and B या नन ऑफ दी अबव। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट, ICSI का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, ये तो पता होना चाहिए, CS के स्टूडेंट हो, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या हैदराबाद। तो आंसर इज न्यू दिल्ली। फुल फॉर्म ऑफ UDIN, यूनिक डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, अंडर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, नन ऑफ दी अबव। तो चेक करते हैं, ये यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए होता है, और उस पासवर्ड से ही आप उसको खोल सकते हो। आप लोगों की जो मार्कशीट्स वगैरह भी आती है ना, वो क्या होती है,
ऑनलाइन आती है आजकल, ऑनलाइन आती है तो क्या होता है, कोड में आती है। तो आप लोगों को वो लोग पासवर्ड भेजते हैं आपकी मेल आईडी पे, वो पासवर्ड डालोगे तभी आपकी मार्कशीट ओपन होगी, वरना नहीं होगी। दैट इज़ यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। Dash provide ease of maintaining registration for attestation and certification service. UDIN, UNKN, DIN या PAN। तो UDIN है, UDIN का मतलब है यहाँ पे आप लोग अपने रजिस्टर्स को मेंटेन करके रख सकते हो, क्योंकि इसका यूनिक नंबर है। हर चीज़ में पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप लोग का खोने का भी डर नहीं है, कोई दूसरा भी आपका नहीं ले सकता, क्योंकि पासवर्ड जो है वो आपकी मेल आईडी पे आया हुआ है। The ICSI UDN is mandatory for every document except e-form signed and certified by the company secretary। तो ये हर डॉक्यूमेंट के लिए यूडिन नंबर मैंडेटरी कब से, अक्टूबर 1 2020 से, सितंबर 1 2019 से, अक्टूबर 1 2019 से, या अक्टूबर 1 2020 से। द आंसर इज 2019 अक्टूबर। ठीक है। नेक्स्ट, सेलिब्रेशन ऑफ 51th फाउंडेशन ऑफ ICSI कब हुआ था? 4 नवंबर 2019, 4 अक्टूबर 2019, 4 नवंबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020। द आंसर इज 4 अक्टूबर 2019। आई होप गाइस आप लोगों को ये 50 के 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए हों। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो यहीं पे आज हम लोग की क्लास ख़त्म करते हैं। तो बाय गाइस।